अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद मुस्तजाबुद्दीन और आप लोग देख रहे हैं चर्चा कमेटी। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेके आया वो शायद निहायत बड़ा होगा, क्योंकि इस पे सिर्फ उल्मा ही बात करते हैं। आम लोग या हम जैसे लोग इन चीज़ों पे बात नहीं करते हैं, कतराते हैं, और वो टॉपिक है निकाह का। जी दोस्तों, मैं इस टॉपिक पे आज बात करने लगा हूँ, और अगर आपको मेरी किसी भी राय से इख्तलाफ हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। अपने इख्तलाफी राय का आपके पास पूरा हक है। मैं निकाह के हवाले से जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारे मुआशरे में आज इस कदर बुराइयाँ फैल चुकी हैं, इस कदर बुराइयाँ बढ़ती चली जा रही हैं कि मुझे लगता है आने वाले वक्त के अंदर हमारी गली गली के नुक्कड़ों पे, गली गली के कोनों पर वो चीज़ें खुलेंगी जिससे माँ बाप कतराते हैं, और लड़का उन जगहों पे जाएगा और पैसे देकर वो सारे काम करेगा जो शादी के बाद इंसान करता है। इसीलिए हमारे मुआशरे में, हमारे मज़हब में, हमारे दीन में निकाह को बहुत ज़्यादा तरजीह दी गई है, और हम लोगों ने वेस्ट के कल्चर को अपनाते हुए निकाह से बहुत ज़्यादा दूर हो गए। वो क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे मुआशरे में इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है, हम इतने ज़्यादा वेस्ट से मुतासिर क्यों होते हैं, हम साइंस को इतना ज़्यादा क्यों मानते हैं, उन सब की वजूहात हमारी पिछली पीढ़ियाँ हैं, यानी कि जो हमारा पिछला ज़माना गुजरा है। सैयद अहमद ख़ान, जिनको आप बहुत ज़्यादा अच्छा समझते हैं, मैं उनके भी ख़िलाफ़ नहीं बोल सकता हूँ। पाकिस्तानी लोग मुझे हो सकता है मारना शुरू कर दें कि अगर मैंने एक भी हक़ाइक़ पे से पर्दा उठाया। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ सैयद अहमद ख़ान की। सैयद अहमद ख़ान ने जितनी एजुकेशन फैलाई है, और मैं सिर्फ एक मिसाल दे के इस बात को ख़त्म कर सकता हूँ। सैयद अहमद ख़ान के नाम से मंसूब एक सैयद गर्ल्स कॉलेज है जो नाज़िमाबाद के अंदर है, जबकि मैं आपको अगर हकीकत बताऊं तो सैयद अहमद ख़ान औरतों की एजुकेशन के सख्त खिलाफ थे। और ये मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूँ, आपको इस पे दलाइल मिल जाएंगे, सर्च करेंगे तो। मैं किसी चीज़ का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप दलाइल सर्च करें, आपको ज़रूर मिल जाएंगे। तो ये सारी वजूहात हैं कि हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ आए, हमने वेस्ट के कल्चर को इस कदर अपनाया कि हमने अपनी हर चीज़ को छोड़ दिया। मैं इससे पहले कई बार कह चुका हूँ, साइंस वहाँ पहुँचती है जहाँ इस्लाम शुरू होता है, यानी कि हम साइंस को इस तरह मानते हैं, हम इस्लाम की चीज़ों को छोड़ देते हैं। इस्लाम की चीज़ें हर एक ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं। वो क्यों होती हैं, या निकाह पे इसलिए जोर दिया गया है हमारे मुआशरे के अंदर कि अगर आप बायोलॉजी को पढ़ेंगे, मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूँ, अलबत्ता साइंस का स्टूडेंट ज़रूर हूँ, तो आप लोगों को इंसान की बायोलॉजिकल नीड्स के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन अब हमने वेस्ट का कल्चर इस तरह अपना लिया है कि हम कहते हैं भाई लड़का तो अब जब तक इसके घर के नीचे गाड़ी नहीं होगी, इसके पास अपना घर नहीं होगा, तब तक इसकी शादी नहीं करेंगे, और कोई बाप अपनी लड़की इसको नहीं देगा। यकीनन अगर मेरी बहन होती तो मैं भी लड़के की जांच पड़ताल करता, लेकिन क्या करता, मैं उसकी इखलाकियात देखता, मैं उसका मजहब देखता, मैं उसका दीन देखता, ना कि मैं उसका पैसा देखता। मैं एक लड़का हूँ, आप लोग समझेंगे मैं इसी वजह से ये बातें कर रहा हूँ। नहीं, आज मुआशरे में जो बुराइयाँ फैल रही हैं उसकी सबसे ज़्यादा बुनियादी वजह यही है कि हमारे मुआशरे के अंदर निकाह आम नहीं है, हमारे मुआशरे में ज़िना आम है। हम लोगों को यूनिवर्सिटीज़ दे दी गई हैं, बाउंड्रीज़ बना दी गई हैं कि भाई यहाँ जो करना है तुम जाके कर सकते हो। और आप लोग देखते होंगे ऐसी कई जामियात हैं जिनके अंदर ऐसे कई केसेस रूनुमा होते हैं। ये जो आदमी है, ये आदमी वहशी कैसे बनता है? हम ये कह देते हैं कि ये वहशी है, ये दरिंदा है, इसने इज्जत लूटी, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि ये वहशी बना कैसे। हम सबको ये सोचने की ज़रूरत है कि ये वहशी क्यों बना। हम सब ये चीज़ें नहीं सोचते, और हम एकदम से लेबल लगा देते हैं, भाई ये काफिर, ये है, ये वहशी है, ये दरिंदा है। लेकिन हम नहीं सोचते। ये मिसाल उसी तरह की है कि हम लोग चोर को पकड़ के जला देते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि वो चोरी क्यों कर रहा है। और अगर वो चोरी इस वजह से कर रहा है कि उसके घर में बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं, उसकी बेटियां भूखी मर रही हैं, उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो हाकिम वक्त के हाथ कटने चाहिए। और लेकिन आप लोग चोर को मारते हैं, आप लोग चोर को जला देते हैं, क्योंकि चोर भी ऐसा ही करता है, चोरी करने वाला भी, डकैती करने वाला भी, या इज्जत लूटने वाला भी ऐसी करता है। तो आप भी ये सोचते हैं कि हमें भी उसकी बराबरी करनी है और हम भी इसको मार देते हैं, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि आप अपने हवस से बाहर आ चुके हैं। आप लोग भी हैवानियत के अंदर आ चुके हैं। आप लोग ने इंसानियत का दामन छोड़ के हैवानियत का दामन पकड़ लिया और उस चोर को, उस दरिंदे को जला दिया, मार दिया, जबकि ये बिल्कुल सही नहीं है। उसमें और आप में क्या फ़र्क रह गया? असल टॉपिक जो हमारा निकाह का है ना, वो इसलिए है
کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو اب زیادہ چیزیں پھیلنے والی ہیں وہ زنا کاری ہے، اور جو بہت زیادہ پھیل چکی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو سکون حاصل ہوتا ہے نا میاں بیوی کا، آپ سورہ نساء کے اندر پڑھ سکتے ہیں کتنی شادیاں کس طرح، اب شادیوں کے اوپر بھی لوگ کس طرح سے تنقید کرتے ہیں، بھائی اس نے 1 شادی کر لی، 2 شادی کر لی، 3 شادی کر لی۔ میں ان کو بتا دوں جو 3 یا 4 کی خواہشیں رکھتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 3 4 یا 2 بیویوں کے اندر انصاف کریں، اور اگر وہ انصاف نہیں کر سکتے تو ان کو خدا بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ دوسری شادی یا تیسری شادی یا چوتھی شادی بھی کریں۔ فی الحال ہمارے یہاں جو صحیح شادی کی ایج ہے وہ میرے حساب سے ہونی چاہیے 20 سال، لڑکا 22 سال کا ہو، لڑکی 18 یا 20 سال کی ہو، بس اس سے زیادہ، کیونکہ اب ہماری جو خواہشیں ہیں وہ اس قدر بڑھ گئی ہیں، ہماری جو ڈیزائرز ہیں وہ اس کے طرح بڑھ گئے ہیں، خاص طور پہ ہماری لڑکیوں کے، برا مت مانیے گا لیکن ہماری کنٹری کی لڑکیوں کی خواہشات اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ وہ ان چیزوں سے بھاگتی ہیں، شادی سے بھاگتی ہیں۔ آپ 2016 لاہور کی رپورٹ اٹھا کر دیکھیں کہ کتنے زیادہ طلاق کے کیسز، اور طلاق نہیں وہ خلا لی گئی ہیں۔ وہ لڑکیوں نے خلا کیوں لی میں نہیں بتا رہا ہوں، آپ خود اس پہ ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ خالی آپ یہ چھوڑ دیں کہ امریکہ کے اندر جو شادی کی ایج ہے وہ ہے 16 سال، اور ہم لوگ اس کے اوپر بحث مباحثے کرتے رہتے ہیں کہ یہاں 18 سال ہونی چاہیے۔ اسلام مطابق لڑکی کی جو پہلی ایج ہے نکاح کی وہ ہے فرسٹ پیوبرٹی۔ جو بایولوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس بات کو بخوبی سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ لوگ تنقید کرنے لگتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر کتنا بڑا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، اور مزید آنے والے وقتوں کے اندر کتنا بڑا بگاڑ پیدا ہونے والا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ جس نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا، یعنی معاشرے کے اندر ایسی کئی بیماریاں، ایسی کئی چیزیں، ایسی کئی بڑھتی ہوئی مشکلات ہیں جو نکاح کے بعد ختم ہو جاتی ہیں۔ اب لوگ یہ بھی کہیں گے بھائی پیسہ نہیں کماتا یا یہ نہیں کرتا، اب ہم اس کو کیسے دے دیں یا کر دیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، جو ابھی کی جو ہمارے پیرنٹس ہیں، جو پرانے پیرنٹس ہیں، ان لوگوں کی اس وقت کیا سیلریز ہوا کرتی تھی، یا ان لوگوں کی اس وقت کیا کمائی ہوا کرتی تھی جب ان لوگوں کی شادیاں ہوئی تھیں؟ میں اس بحث کو صرف اس سوال کے اوپر ختم کروں گا۔ میں چاہوں گا کہ آپ کمنٹ سیکشن کے اوپر اس پہ مجھے رائے دیں۔ اللہ حافظ۔